Assalamualaikum viewers, welcome back to the PHP in MySQL course। व्यूवर जैसे कि पिछली वीडियोस में जो पिछली तमाम लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया ये PHP के बेसिक कुछ कंपोनेंट्स को और बेसिक चीज़ों को और काफ़ी सारे फंक्शंस को। अब जो है इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इसके दूसरे जो सेक्शन में जाएंगे जो कि है MySQL I के हवाले से, जो डेटाबेस है उसके हवाले से। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि MySQL I बेसिकली है क्या। मैंने ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि MySQL I जो है एक इम्प्रूव्ड वर्जन है MySQL का। पहले MySQL यूज़ होता था, यानी कि जो डेटाबेस है ये MySQL यूज़ होता था PHP 5.0 तक, लेकिन 5.0 के बाद ये MySQL I जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी कि MySQL में मज़ीद जो है इजाफी फंक्शंस और फीचर्स शामिल किए गए हैं और सिक्योर है ये, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। तो ये जो है हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सेकंड बात यह है कि MySQL निकला हुआ है SQL से। SQL सर्वर्स का अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो SQL सर्वर्स बेसिकली यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। तो SQL का एक एब्रिविएशन है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी, और MySQL हो गया तो माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, और I मीन्स इम्प्रूव्ड। तो PHP के साथ मैंने जैसे आपको कहा था कि हम जो है डेटाबेस सर्वर एक यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें एक वेब सर्वर होता है और वेब सर्वर के अंदर एक डेटाबेस सर्वर होता है जहाँ पर हमारा डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और एक हमारे पास फाइल सर्वर होता है जिसमें फाइल्स हमारी सेव होती हैं। तो MySQL बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट का टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए, और वहाँ पर हम टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं MySQL डेटाबेसेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और एक डेटाबेस के अंदर हम 20 टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और लोकल होस्ट को एक्सेस करते हैं ना, लोकल होस्ट, तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। ठीक है जी, अब इस स्क्रीन के अंदर तमाम वो चीज़ें शामिल है जो XAMPP का ये जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, इसके साथ जो भी टूल्स इंक्लूडेड है या जो भी प्लगइन्स वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर आपको ये लेफ़्ट साइड की ये बार में नज़र आ रहे होंगे लिंक्स की सूरत में कि किस किस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। इसमें यहाँ पर सबसे नीचे अगर एक टूल्स के नाम से एक सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है PHP MyAdmin। तो PHP MyAdmin बेसिकली वो इंटरफेस होता है, वो जनरल यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ पर आप MySQL के डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, या आप अगर कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जो है कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या व्हाट्सएवर जो डेटाबेसेस का काम है ना, वो आप इस टूल्स की इस PHP MyAdmin पर क्लिक करके यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। और अगर आप ब्राउज़र में डायरेक्ट यहाँ पर XAMPP के बाद जो लोकल होस्ट है बैकस्लैश के बाद PHP MyAdmin लिखेंगे तब भी आप वहीं पर जो है चले जाएंगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो या आप यहाँ से क्लिक करें तब भी आप वहाँ पर चले जाएंगे। मैंने क्लिक किया तो ये आप आ गए इस इंटरफेस पर। जब आप आ गए PHP MyAdmin के नाम से, तो इसमें आप अपने डेटाबेसेस जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और या यही लोकल होस्ट के बाद PHP MyAdmin लिखेंगे तब भी आप इस इंटरफेस को एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर आपकी तमाम MySQL के डेटाबेसेस जो है वो स्टोर होते हैं। ये डेटाबेस सर्वर है और इसमें वो तमाम ऑपरेशंस आप कर सकते हैं जो डेटाबेसेस से रेलेवेंट होते हैं या SQL से रेलेवेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये तमाम वो डेटाबेसेस है जो कि हम इसमें क्रिएट कर चुके हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो XAMPP को तो यहाँ पर हो सकता है कम डेटाबेसेस हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैंने भी बनाए हैं और पहले से बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें कुछ डेटाबेसेस
मौजूद होते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट डेटा होता है जो इन्होंने यूज़ किया अपने इस पूरे सिस्टम में, पूरे सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप यहाँ पर कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए ये डेटाबेसेस के नाम से ये आपको ऊपर इस मेन्यू में सबसे पहला लिंक नज़र आ रहा है, टैब नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस है उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पर आप डेटाबेस का इस फील्ड के अंदर नेम दें और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पे हम बनाते हैं एक डेटाबेस माई टेस्ट के नाम से। माई टेस्ट आप ये जो है श्योर कीजिए कि यहाँ पर उस नाम का कोई डेटाबेस ना हो, क्योंकि डिफरेंट नाम, हर डेटाबेस का नाम अलग होता है। तो फिर ये क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको कहेगा कि ये तो ऑलरेडी मौजूद है। एनीवेज माई टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि हम ये अपना ट्रेनिंग में इसको यूज़ कर सकें। और ये जो उसकी टाइप है वो कोलेशन होगी, और दैट्स इट। जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक करना है तो इस लिस्ट में ये न्यू डेटाबेस जो है आ जाएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस है वो इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट, और मैंने क्लिक किया तो सेकेंड्स के 1000वीं हिस्से में ये क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई टेस्ट के नाम से ये डेटाबेस मौजूद है। अब इस पर मैं क्लिक करूँ यहाँ से तो ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो गया है तो ये अब इस डेटाबेस का अंदर का एरिया है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नो टेबल्स फाउंड ए डेटाबेस। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है कि ये अभी खाली बिल्कुल फ्रेश MySQL की एक डेटाबेस आपने क्रिएट की है और इसमें कोई टेबल नहीं है। तो अगर आप इसमें कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो कह रहे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, उसका नाम लिखे और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितनी चाहिए। अगर आपने MS वर्ड या MS एक्सेल यूज़ किया है तो वहाँ पर आपको टेबल का पता होगा कि टेबल्स सिंपली जो है एक टेबल होता है, उसमें रोज़ होते हैं और उसमें कॉलम्स होते हैं, इसमें सेल्स होते हैं, खाने होते हैं। तो वही आपसे पूछ रहे कि यहाँ पर कितने खाने चाहिए आपको, टेबल का नेम दो और कितने खानों वाला टेबल चाहिए, कितने रोज़ वाला टेबल चाहिए, तो यहाँ पर कह रहे थे। तो उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो टेबल भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक और हमारे पास शॉप के नाम से नीचे टेबल वो है डेटाबेस है। फिर जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये हमारे पास बहुत सारे टेबल्स है इसके अंदर, और टेबल्स के अंदर डेटा भी होता है। तो वो डेटा भी आप देख सकते हैं ब्राउज़ करके या उस पर क्लिक करके। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक हमारे पास है प्रोडक्ट्स के नाम से, इसमें मैं क्लिक करता हूँ ना तो इसमें बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी। ये बेसिकली में ये जो रोज़ है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, इसमें डेटा स्टोर होता है तो इसको रोज़ कहते हैं बेसिकली। तो कितने रोज़ कह रहे हैं आपको चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, बेसिकली ये कॉलम्स होते हैं जो वो आपसे मांग रहे हैं ना, ये कॉलम्स होते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के कॉलम्स। क्योंकि रोज़ तो ऑटोमेटिकली बनते हैं ना, एक रिकॉर्ड आएगा तो एक रो बन जाएगा, दूसरा रिकॉर्ड आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर हो जाएगा डेटा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे ना। लेकिन आपको बेसिकली कॉलम्स चाहिए होते। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर एक शॉप नाम के उसके अंदर बहुत सारे टेबल है, उसमें डेटा मौजूद है। और जो अभी हमने क्रिएट किया है ये माई टेस्ट के नाम से, सिंपल सा है, बिल्कुल खाली है। इसमें हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। एक सिंपल सा हम टेबल क्रिएट करते हैं 3 चीज़ों का, 3 कॉलम्स ले लेते हैं, बल्कि 4 कॉलम्स ले लेते हैं। टेबल का नाम रख देते हैं न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स। अच्छा, यहाँ पर जब आप टेबल को नाम देंगे और डेटाबेस को भी जो नाम देंगे ना, इसमें याद रखिएगा कि अगर 2 वर्ड्स हो, यानी कि आप नाम देना चाहते हैं 2 वर्ड्स का, 2 अल्फाज का, चाहे डेटाबेस नया बनाना चाहते हैं उसको दो वर्ड्स का नाम हो या टेबल्स को 2 वर्ड्स का नाम हो, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, याद रखिएगा। डेटाबेस का नाम भी जो है केस सेंसिटिव होता है और टेबल का नाम भी केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल पर तस्वर किया जाएगा, उसको बाद में भी आपने कैपिटल ही यूज़ करना पड़ेगा PHP के स्क्रिप्ट्स के अंदर। जब कनेक्शन वगैरह आप बनाएंगे, यानी कि कनेक्टिविटी करेंगे इस डेटाबेस की PHP की स्क्रिप्ट के साथ, तो वहाँ पर भी आप वही जो है फिर कैपिटल में देंगे। अगर स्मॉल लेटर्स है तो स्मॉल, या बीच में अगर आपने कैपिटल और स्मॉल यूज़ किए, तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखिए, केस सेंसिटिव होते हैं, वही आपको याद रखने पड़ते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर 2 वर्ड्स का आपका वो है नाम है, जैसे कि ये भी 2 वर्ड्स का है, न्यू एक वर्ड है और यूज़र सेकंड वर्ड है, तो बीच में आप हमेशा अंडरस्कोर दिया करें। अंडरस्कोर बड़ा ये लाजमी है, आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है चीज़ ना फिर।
तो जब भी दो नाम होंगे या तीन नाम होंगे तो बीच बीच में आप अंडरस्कोर डालते जाए, जैसे कि न्यू के बाद मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर दिया है और फिर यूज़र्स है। तो ये मेरे टेबल का नाम हो गया। मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई टेस्ट के डेटाबेस के अंदर, और इसको मैं 4 फील्ड्स दूंगा। 4 फील्ड से मुराद ये है, आई मीन 4 कॉलम्स। तो 4 कॉलम्स में मैं सेव करूँ, क्योंकि रो तो ऑटोमेटिकली बनती जाएगी ना। 4 कॉलम्स है तो इसमें जो भी रिकॉर्ड आएगा वो ऐड होता जाएगा। तो 4 जो कॉलम्स है वो मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ। वो एक मैं स्टोर करना चाहता हूँ इसमें यूज़र की आईडी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। इसमें फंक्शन है माइस्क्यूएल में कि आप वो जैसे एक यूज़र आएगा दूसरा आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर जो है वो ऐड होता जाएगा। तो मैं एक जो है वो आईडी इसमें सेव करना चाहता हूँ, एक फील्ड एक कॉलम के अंदर एक खाना जो होता है, और एक में मैं उसका नाम, और एक में उसका ईमेल, और एक में उसका पासवर्ड। ये 4 चीज़ों के लिए मैं सिंपल ये बना रहा हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट में आगे इसको हम यूज़ कर सकें। और उसके बाद मैं सिंपली गो पे क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा टेबल बेसिकली आपके सामने। गो पे क्लिक किया मैंने, ये टेबल आपके सामने क्रिएट हो गया है। अब कह रहे कि इन जो फील्ड्स है ना, जो कॉलम्स है, इसकी जो हेडिंग्स है उनको आप नाम क्या देना चाह रहे हैं ताकि पता तो चले कि क्या नाम क्या वो है। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे टेबल नेम न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स, और इसमें 4 कॉलम्स आपने सेलेक्ट की है। इसकी टाइप्स और इसके नेम्स और इसके लेंथ्स और वगैरह वगैरह सारी इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले तो यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर आप एक और अगेन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप कोई नाम देंगे ना, आई मीन इन कॉलम्स को, तो यहाँ पर भी अगर 2 वर्ड्स हो तो बीच में आप सेमी कॉलन यूज़ करें। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा लगता है और ये स्टाइल है यहाँ पर अपना एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। और सेकंड मैंने कहा यूज़र नेम, और थर्ड मैंने कहा कि थर्ड कॉलम को मैं जो है वो टाइटल दूंगा यूज़र ईमेल, और फोर्थ को मैं दूंगा यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, यूज़र पास। वेरी सिंपल। अब ये टाइप कह रहे कि ये जो फील्ड है ना, ये जो कॉलम है जिसको आप ये टाइटल इसका ये रख रहे हैं, इसकी टाइप क्या है बेसिकली। कह रहे कि इसमें डेटा कौन सा आएगा, इंटीजर आएगा, जैसे कि मैंने आप डेटा टाइप्स को बताया था ना। अब वो चीज़ आपको यहाँ पर मज़ीद समझ आएगी कि कह रहे कि इसके डेटा टाइप क्या होगी। मीन ये इंटीजर होगा यानी सिर्फ नंबर्स आएंगे इसमें, तो फिर इसमें और कोई चीज़ सेव नहीं होगी। या इसमें आप जब क्लिक करेंगे ना तो ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी, वार चार ये वेरिएबल्स करेक्टर्स यानी कि मुख्तलिफ मिक्स चीज़ें आएंगी। इसमें सिर्फ टेक्स्ट आएगा, इसमें डेट आएगी, मतलब इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स है ना कि इसमें क्या चीज़ आ सकती है। सिर्फ करेक्टर्स आएंगे, सिर्फ जो है टाइनी टेक्स्ट आएंगे, सिर्फ टेक्स्ट आएगा, बाइनरी लैंग्वेज आएगी, इसमें क्या चीज़ आएगी। तो ये चूंकि यूज़र आईडी है तो सिर्फ नंबर्स होंगे, तो मैं इसको कीप इट इज़ लाइक इंटीजर, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नंबर सेव करूँ 1 2 3 इस तरह का, मतलब ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे ना। तो मैं इसमें नंबर सेव करना, उसका टाइप मैंने ये रखा। अब यूज़र नेम है तो यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यूज़र नेम को वार4 कर दिया कि वेरिएबल्स करेक्टर मिक्स। यूज़र ईमेल है तो इसको भी मैं वार4 कर देता हूँ, और यूज़र पास है तो यूज़र पास को भी मैं वार4 कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर जो लेंथ और वैल्यूज़ का लिखा हुआ है ना, ये लेंथ और वैल्यूज़ का मतलब होता है कि लेंथ कितनी होगी या वैल्यूज़ कितनी होगी। तो समटाइम्स आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, किस चीज़ को आप वैल्यू दे सकते हैं, किसी को आप लेंथ दे सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर में लेंथ होगा। लेंथ इस तरह की अगर मैं देता हूँ कि 10 इसकी लेंथ है, ठीक है जी, तो 10 इसकी लेंथ है, तो 10 लेंथ से मुराद ये कि 10 डिजिट्स तक जो है इसमें डेटा आएगा। 10 डिजिट्स तक का मतलब ये होता है 1 अरब तक रिकॉर्ड्स इसमें आएंगे, यानी 10 डिजिट्स तक जो आप लिखेंगे ना। 1 अरब आप किस तरह लिखेंगे, 1 अरब तो आप इस तरह लिखेंगे ना, इस तरह, मतलब है कि 10 9 0 और 1, तो ये डिजिट्स की बात हो रही है। तो लेंथ, इसको मैंने लेंथ दे दी। अब यहाँ पर मैंने अब वैल्यू की बात करता हूँ, यहाँ पर भी आप उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसमें जो है 100 करेक्टर्स तक आएंगे, इसमें भी 100 करेक्टर तक, क्योंकि मुझे पता है ये जो है इतना होने का, और इसमें भी 100 करेक्टर्स आएंगे। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। अब जो पहला वाला यूज़र आईडी है और इसकी मैंने टाइप इंटीजर रखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से जब थोड़ा सा इधर इस तरफ आता हूँ और यहाँ से उसकी टाइप में ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये AI लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से मुराद ये होती है बेसिकली कि ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करो। जब इसमें एक रिकॉर्ड अगर आ जाए तो दूसरा जब आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली इसका नंबर इंक्रीज़ करो, यानी कि 1 दूसरा रिकॉर्ड आ जाए तो उसको नंबर दे दो 2। ये ऑटो इंक्रीमेंट आप किसी भी उस पर रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो गया। तो हमें ये चाहिए, क्योंकि
बार बार तो हम ये नहीं डाल सकते ना कि यूज़र आईडी 1 2 3, ये तो हम अपनी तरफ से तो अगर डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम उस पर वो होगा ना, वेस्ट होगा। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग रख सकते हैं। अब इंडेक्स के इस ऑप्शन में यहाँ पर हम इसको प्राइमरी की असाइन करते हैं। प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि एक जब आप प्राइमरी की वो ऐड करते हैं ना, तो उस तरह का नंबर दूसरा पर नहीं आ सकता, यूनिक हो जाता है। तो दैट्स मीन ये दो चीज़ें आपने सिर्फ पहले वाले उसके लिए हमने कर दी, इंटीजर के लिए, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक चीज़ है, और बाकी जो है उसकी हमने कोई सेटिंग चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ से हमने जस्ट सेव करना है। तो ये जो है टेबल इस सेटिंग के साथ सेव हो जाएगी। इसको किसी भी टाइम हम व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ पर हुर्फ आखिर नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपली मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा और ये टेबल आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स, और माई टेस्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू अंडरस्कोर यूज़र्स। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल ओपन हो गई। ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूज़र अंडरस्कोर आईडी और इंटीजर है, 10 डिजिट्स तक है, वारचार 100 और वारचार 100, और ये यूज़र नेम वगैरह सारी चीज़ें, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड, ये सारी इसकी सेटिंग जो हमने की थी वो सामने नज़र आ रही है। अब इसमें डेटा आप डाल सकते हैं इस टेबल के अंदर PHP के स्क्रिप्ट के थ्रू। ये एक HTML का पेज होगा, PHP का पेज होगा, वहाँ से कोई फॉर्म वगैरह होगा, उससे भी डेटा इसमें आ सकता है, ईजिली आ सकता है, और वो हम इंशाल्लाह आपको अभी सिखाएंगे भी। और ऐसा भी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट डेटा जो है डायरेक्टली यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं इस टेबल में। जब आप हो तो इस वक्त यहाँ पर आपको एक बटन, एक टैब नज़र आ रहा होगा, इसका ना लिखा हुआ है इंसर्ट। तो इस इंसर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इसके थ्रू आप इसमें इस टेबल के अंदर यही PHP माई एडमिन के इंटरफेस यूज़ करते हुए यही से आप इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा इसमें हम डेटा इंटर करते हैं। मिसाल के तौर पे यूज़र नेम है, यूज़र ईमेल है, पासवर्ड है, ये 2 रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर रहे हैं अभी इसमें ना। और ये ऊपर वाला जो है ये यूज़र आईडी जो है, इसको में हम कुछ नहीं डालना क्योंकि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी ना। जैसे यूज़र नेम मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल वली है, और ईमेल जो है इसका awpareshan@gmail.com है, और अपना पासवर्ड जो है वली खान है, ठीक है जी। और सेकंड में डेटा में मैं दे रहा हूँ कि आयशा नाम है, और यूज़र नेम aisha@yahoo.com, और पासवर्ड जो है इसका वो है आयशा। दैट्स इट। 2 रिकॉर्ड्स में इसमें एंटर कर रहा हूँ, और ये ऊपर वाले में यूज़र आईडी में मैंने नहीं दे रहा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमने सेटिंग की हुई है, तो वहाँ से एंटर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ से गो पे, नीचे वाले गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 2 रिकॉर्ड इसमें एंटर हो जाएंगे। देखिए 2 रोज़ यहाँ लिखा हुआ है ना, सक्सेसफुल 2 रोज़ इंसर्टेड, और ये डेटा जो SQL की एक क्यूरी चल गई और डेटा आ गया। अब हम ब्राउज़ पे जाएंगे ना जब स्ट्रक्चर से, तो हम टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेटिंग क्या है। ब्राउज़र पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें पहले ये खाली था टेबल, अभी इसमें डेटा नज़र आएगा। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा मौजूद है इसके अंदर। यूज़र आईडी 1 और 2 ये खुद ही इंक्रीमेंट हुए। अब तीसरा रिकॉर्ड आएगा तो इसमें थर्ड जो है तीसरा नंबर खुद ही आ जाएगा। बाकी यूज़र नेम अब्दुल वली, आयशा, यूज़र ईमेल्स और यूज़र पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें टेबल में डेटा यहाँ से हमने इंसर्ट कर ली और ये डेटा इसमें आ रहा है। तो ये था यहाँ तक MySQL को एक्सेस करना, डेटाबेसेस को वहाँ क्रिएट करना, न्यू डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना। इसमें अब मज़ीद हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो माई टेस्ट के नाम से इसमें एक टेबल मौजूद है, ये है न्यू अंडरस्कोर यूज़र, और क्रिएट टेबल, इसमें अब न्यू टेबल क्रिएट करके यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो ईज़िली हम इसमें बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनकी सेटिंग रख सकते हैं। तो ये चीज़ थी इसमें आपको बतानी। अब जो है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि MySQL का कनेक्शन कैसे बनता है PHP के अंदर। जो ये हमने डेटाबेस क्रिएट की है और इसके अंदर जो टेबल है और जो डेटा है, इसको अगर हम PHP के अंदर इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा हम PHP के स्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत ईजी आसान तरीके से वहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं PHP के स्क्रिप्ट की मदद से, यानी कि डायरेक्टली वही से यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं इस डेटा को PHP के थ्रू, और इस डेटा में मज़ीद हम इंसर्ट कर सकते हैं PHP के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए हमें जो है बेसिकली कनेक्शन बनाना पड़ता है, MySQLi का कनेक्शन इस डेटाबेस के साथ। और कनेक्शन बनाने के बाद जो है फिर जाके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं PHP के थ्रू। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।